हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज हम लोग का टॉपिक है शेरशाह के स्थापत्य एवं निर्माण का। शेरशाह को कितने वर्ष शासन करने का मौका मिला था दिल्ली पे? तो मात्र 5 वर्ष। लेकिन इन 5 वर्षों में भी उन्होंने काफ़ी निर्माण कार्य किया जो कि इतिहास में उन्हें प्रसिद्ध बनाने का काम किया। ठीक है, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं शेरशाह के स्थापत्य एवं उसके निर्माण कार्य। शेरशाह के स्थापत्य एवं निर्माण कार्य। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण शेरशाह का मकबरा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण शेरशाह का मकबरा। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो बिहार में है, क्योंकि यह बिहार में है और बिहार के एग्जाम में आपको बराबर सवाल पूछे जाते हैं। और शेरशाह का संबंध भी बिहार से ही रहा है, उसका उदय भी बिहार से ही हुआ है और उसके बाद वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेरशाह का मकबरा। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह है सासाराम, दक्षिणी बिहार का यह जिला है। सासाराम में एक झील है, झील के अंदर देख रहे हैं ना, झील के अंदर ऊंचे टीले पर निर्मित है। झील के अंदर ऊंचे टीले पर इसका निर्माण करवाया गया हुआ है। इसका निर्माण तो शेरशाह के द्वारा ही करवाया गया था। उसने अपने जीवन काल में ही अपने लिए एक मकबरे की नींव रख दी थी और यह बहुत ही खूबसूरत मकबरा भी है। तो इसने अपने मकबरे के लिए बहुत ही खूबसूरत स्थान चुना, क्योंकि सासाराम से उसका लगाव था ही, इसलिए उसने सासाराम में झील के अंदर एक ऊंचे टीले पर निर्माण करवाया अपने मकबरे का, जो काफ़ी खूबसूरत है। ये जो फिगर है सासाराम का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, इसको मैंने अपने वीडियो के तो थंबनेल बनाया है, इसके ऊपर जगह दिया है, तो आप उसको देख भी सकते हैं कितना खूबसूरत है और कितना बेहतरीन जगह पर है। तो सासाराम में झील के अंदर ऊंचे टीले पर यह निर्मित है। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है? मीर मोहम्मद अलीवाल खान। ठीक है ना, मीर मोहम्मद अलीवाल खान। समयकाल, निर्माण का समयकाल 1540 से 1545, यानी कि दिल्ली का गद्दी प्राप्त करते ही शेरशाह सूरी ने अपने लिए मकबरे का इंतजाम करना शुरू कर दिया। और इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? 5 वर्ष। इसका आकार सबसे बेहतरीन है। इसका आकार है षटकोणीय। इसका आकार है षटकोणीय, मतलब यहां देखे हुए हैं, फिर बना देते हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन यह सभी 6 जो भुजा है, 6 भुजा आपस में बराबर है। 6 भुजा आपस में बराबर है। ठीक है ना, ये ज्यादा अथी बन गया है, आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बन रहा है हमसे। इसको कौन सा आकार कहते हैं? षटकोणीय आकार है, षटकोणीय। और यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका रंग कैसा है शेरशाह का मकबरे का? तो लाल है, और क्योंकि यह लाल बलुए पत्थर से बनाया गया है। शेरशाह के मकबरे के बारे में कहा जाता है कि यह पूर्वकालीन स्थापत्य शैली का पराकाष्ठा था। माने कि जो शेरशाह का मकबरा हुआ, इसको अगर बीच का मान ले तो उससे पहले जो निर्माण हुआ था स्थापत्य, उसका क्या था? यह पराकाष्ठा, यानी कि अंतिम चरम सीमा था और नवीन शैली के शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यानी कि शेरशाह मकबरा के बाद ही उसके पहले उसके बाद के स्थापत्य का गणना किया जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का क्या हो गया? ट्रांजिशनल फेज हो गया। समझ रहे हैं ना?
यानी कि यहाँ से जहाँ आपको इससे पहले का यह चरम सीमा था और ये बाद के जो स्थापत्य शैली थी उसका यह शुरुआती चरण था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण था। क्यों? क्योंकि बाहर से देखने में जहां लगता है कि यह मुस्लिम स्थापत्य है, वहीं अंदर जाने पर, मकबरे के अंदर जाने पर यह आपको अंदर से हिंदू दिखता है। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना बताया है। ठीक है। कानूनगो ने, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो ने कहा भी है कि शेरशाह के बारे में कि वह बाहर से मुस्लिम था, जबकि अंदर से हिंदू था। वो बाहर से मुस्लिम था और अंदर से हिंदू था, जो इसके निर्माण कार्यों में भी झलकती थी। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। शेरशाह के मकबरे को उसने ताजमहल से भी सुंदर कहा है। तो एक सबसे पहले कनिंघम कौन था? हम लोग बार बार इतिहास में कनिंघम का चर्चा करते हैं, तो कनिंघम के बारे में सुन लीजिए। कनिंघम जो थे ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे। ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप के एक इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रथिक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी माना जाता है। यानी भारत में जो पुरातत्व सर्वेक्षण का जन्म हुआ, तो इसमें सबसे बहुत बड़ा हाथ था अलेक्जेंडर कनिंघम का। ठीक है। तो हम लोग कनिंघम के बारे में जान लिए। तो कनिंघम महोदय ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। और शेरशाह के मकबरे के बारे में और भी बात है कि शेरशाह के मकबरे को पूर्वगामी ताज कहा जाता है। पूर्वगामी ताज कहा जाता है। तो इसको निर्माणकर्ता कौन थे इसके, शेरशाह के मकबरे का? तो स्वयं शेरशाह तो थे ही, लेकिन अंतिम समय में इसको इस्लाम शाह ने कुछ शेष रह गया था, उसको पूरा कराने का काम किया, जो कि शेरशाह का अगला उत्तराधिकारी बना था, इस्लाम शाह सूरी। अब आते हैं, शेरशाह ने और भी बहुत सारे काम किए, नगरों का निर्माण कराया। जैसे देख लीजिए यहाँ पे शेरशाह ने कनौज का नाम सुने हैं ना, ये गंगा नदी के किनारे है, इत्रों का शहर है, खुशबुओं का शहर है। और यहीं पर कनौज का युद्ध जीत के ही शेरशाह ने दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया था। तो कनौज के पुराने नगर को, उस याद के रूप में पुराने नगर को नष्ट करके वहाँ पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। देख रहे हैं ना, कनौज में अपने जीत को देखते हुए, जीत के याद में पुराने नगर को नष्ट करके एक नया नगर जिसका नाम शेरसूर रखा। ठीक है। दिल्ली में उसने हुमायूं द्वारा निर्मित हुमायूं ने एक दीन पनाह शहर का निर्माण कराया था। तो शेरशाह जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो उसने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर उसके अवशेषों पर पुराना किले का निर्माण कराया। देख रहे हैं ना, पुराना किले का निर्माण करवाया, तथा किले के अंदर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसका नाम था किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। दीन पनाह को तुड़वाकर पुराना किला का निर्माण करके उस किला के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम था किला ए कुहना। आई बात समझ में आप लोगों को? और यही नहीं, यह उत्तर पश्चिम के सीमा पर अपने साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा के लिए यह भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पे रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया,
ताकि उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं फिर से पटना, बिहार में। आपको पता होगा कि शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को फिर से पटना के नाम से पुनर्स्थापित करने का काम किया था। ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्रा को, जो वर्तमान में जो पटना है बिहार की राजधानी, उसको पटना नाम किसने रखा था? तो शेरशाह ने। उससे पहले पाटलिपुत्रा था, पाटलिपुत्रा से पटना नाम से पुनर्स्थापित करने का काम किया और पटना में शेरशाही सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण कराया, शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे शेरशाही मस्जिद भी कहा जाता है, जिसे शेरशाही मस्जिद भी कहा जाता है, जिसे शेरशाही मस्जिद भी कहा जाता है। और शेरशाही मस्जिद कहाँ है? बिहार राज्य की राजधानी पटना में है। और ये कहाँ है? तो यह पटना के धवलपुरा में, यह पटना के ही धवलपुरा के पास पूरब दरवाजे के दक्षिणी कोने में स्थित है। यह दक्षिणी कोने में स्थित है। ठीक है, और यह सबसे बड़ी बात है कि इसका जो निर्माण हुआ है शेरशाही मस्जिद का, तो इसका जो शैली है अफगान स्थापत्य शैली है। कौन सा शैली है? अफगान स्थापत्य शैली है। और यह भारत की ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक है। भारत में जो कुछ प्रसिद्ध मस्जिद है, उस मस्जिदों में ये शेरशाह सूरी का मस्जिद भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और इस मस्जिद परिसर के अंदर एक मकबरा भी है। मस्जिद परिसर के अंदर एक मकबरा भी है। और ये जो शेरशाह मस्जिद है, यह पटना में एक मील का पत्थर है। देख रहे हैं, भारत में जितने प्रसिद्ध मस्जिद है उसमें एक मस्जिद बिहार में भी है, जो हमारे पटना में, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब आते हैं, शेरशाह ने हर 4 मील की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया था। ये सराय क्या है? ये लोगों के रहने, खाने पीने की जगह है, व्यापार करने की जगह है। कहते हैं जहां जहां शेरशाह ने सराय का निर्माण कराया था, वहां गांव बस गए, व्यापार का केंद्र बन गए, वह नगर बन गए, वो लोगों के व्यापार के लिए काफी सुविधाजनक स्थान हो गया। और यहाँ पर जरूरत के अनुसार लोगों को खाना पीना हर व्यवस्था दिया जाता था। और हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग व्यवस्था थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देख लीजिएगा, शेरशाह सूरी ने भारतीय प्रजा के लिए, भारतीय व्यापार के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया। जैसे रोडों, बहुत सारे सड़कों का निर्माण कराया, सड़क के दोनों ओर वृक्षों को लगवाया, ताकि चलने वाले राहगीरों को क्या मिले? छांव मिल सके। और जगह जगह पर पानी पीने की व्यवस्था भी कराया, प्लस में सराय का भी व्यवस्था कराया, जो कि साम्राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, व्यापार के विकास के लिए, प्रजा के भलाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो शेरशाह ने हर 4 मील की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया। उसने अपने जीवन में कुल 1700 सराय का निर्माण करवाया। 1700, जो काफ़ी बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, यह संख्या काफ़ी बड़ी है। और यही नहीं, ये जो 4 मील की दूरी पर शेरशाह ने सराय का निर्माण कराया, तो इसका जो पुत्र होगा इस्लाम शाह सूरी, इसको आधा कर देगा, यानी कि हर 2 मील की दूरी पर एक सराय का निर्माण करवा देगा। यानी कि पिता से एक कदम उस पुत्र उसका आगे निकल गया। अब जनता को और भी ज़्यादा सहूलियत होने लगी। डॉक्टर कानूनगो ने इन सरायों को शेरशाह साम्राज्य के साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। शेरशाह के साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ क्या है? जिस प्रकार शरीर में धमनी जो होते हैं, जिससे होकर ब्लड का संचालन होता है, तो उसी प्रकार डॉक्टर कानूनगो ने उनके सराय के बारे में कहा है कि जो सराय थे, ये शेरशाह के साम्राज्य को अगर शरीर मान लिया जाए, तो ये सराय उसके शरीर की धमनियाँ थी। आ रही बात समझ में आप लोग को? ठीक है, अब देखते हैं शेरशाह ने कुछ महत्वपूर्ण सड़कों का भी निर्माण कराया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सड़क था जीटी रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि इसको जीटी रोड भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 1500 कोस की मरम्मत भी करवाई। काफी
यह महत्वपूर्ण नोड है। यह आपको दिल्ली से लाहौर और दिल्ली से कलकत्ता, कहते हैं जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो दो पाकिस्तान बने थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग रोड था यही जीटी रोड था। अरे बात समझ में, यह काफी इंपॉर्टेंट रोड है जिसको अभी NH1 NH2 के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं उसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी का कुछ निर्माण कार्य। इस्लाम शाह सूरी ने उत्तर पश्चिम सीमा पर 5 किले का निर्माण करवाया। 5 किले का निर्माण कराया। रोहतास का किले का निर्माण जो शेर शाह सूरी ने करवाया था, उसके अतिरिक्त इस्लाम शाह सूरी ने भी उत्तर पश्चिम की सीमा की सुरक्षा के लिए 5 किले का निर्माण करवाया, जिसे सम्मिलित रूप से इतिहासकार मानकोट का किला कहते हैं। मानकोट का किला कहते हैं। देख रहे हैं ना, शेर शाह सूरी और उसके पुत्र के निर्माण कार्य। शेर शाह सूरी ने वास्तव में बहुत ही बेहतरीन काम किया था। उसके स्थापत्य, उसके निर्माण कार्य भारतीय व्यापार के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। और जहां स्थापत्य के क्षेत्र में इतिहास प्रसिद्ध हो गया, तो ही साम्राज्य विस्तार के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो सराय बनाए थे वो भी काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। कहते हैं अब्बास का शेरवानी, अब्बास का शेरवानी जो कि अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त हुआ था, और यह शेर शाह के रसोइया था। तो अकबर के कहने पर इसने शेर शाह की जीवनी लिखा था और उसने शेर शाह की काफ़ी प्रशंसा की है। अब्बास खान ने शेर शाह की काफ़ी प्रशंसा की है और उसके बारे में लिखा है कि बुद्धिमत्ता, शेर शाह की जो बुद्धिमत्ता थी और उसका अनुभव था, वह इस मामले में दूसरा हैदर कहलाता है। दूसरा हैदर कहलाता था। तो यह हैदर कौन था? यह हैदर अली था, जो कि मैसूर का महत्वपूर्ण शासक होगा, टीपू सुल्तान का पिता होगा, जिससे लोहा लेने में अंग्रेजों को भी काफी दिक्कत होगा। समझ रहे हैं बात? तो यह हैदर अली जो टीपू सुल्तान का पिता था। हम लोग जब वीडियो पढ़ेंगे मैसूर का, अंग्रेज और मैसूर का युद्ध, तो उसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान को देखेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हैदर अली ने अंग्रेजों को नाके चने चबाया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।